लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों श्रमिकों को घर पहुंचाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की ओर से इस मुद्दे पर गठित समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अनुसार अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासियों श्रमिकों को वापस लाने और राजस्थान में फंसे अन्य राज्यों के प्रवासियों श्रमिकों को उनके राज्यों में भेजा जाएगा। गाइडलाइन में निजी और सरकारी वाहनों से आने जाने वालों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दूसरे राज्यों से उन राजस्थानियों को ही लाया जाएगा जो हॉटस्पॉट के अतिरिक्त अन्य जिलों में होंगे। राजस्थान आने वाले लोगों को प्रदेश में आने के बाद क्वारंटाइन भी किया जाएगा। प्राथमिकता से उन लोगों को लाया जाएगा जो दूसरे राज्यों में कैंपों में रह रहे हैं। प्रवासी और श्रमिकों के लिए सीमावर्ती जिलों में सीमा चेक पोस्ट पर पंजीकरण के बाद इन लोगों के मोबाइल में आईटी विभाग की ओर से विकसित ऐप भी डाउनलोड किया जाएगा। सीमा पर ट्रांजिट कैंप में इन लोगों के लिए भोजन, पेयजल, शौचालय, मेडिकल सहायता की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए असंगठित मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव मुकेश गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका पत्रकार टीवी पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी, बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी समय से पत्रकार टीवी भी लगातार मांग उठा रहा था इन सभी प्रवासी मजदूरों और राजस्थान में रह रहे मजदूरों के लिए भी। और सबसे मुख्य जो बात है, आप पहले जो शुरुआत हम पहले सवाल से करते हैं कि आपको क्या लगता है कितनी राहत अब यहाँ पर इन मजदूरों के लिए पहुँचने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रिका टीवी का भी बहुत धन्यवाद, और सरकार ने जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य कदम है, अच्छा कदम है। उससे एक राहत मिलने की संभावना है। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं, ये आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो फोन लाइन दिया गया है उस फोन लाइन पे लाखों लोग मजदूर, क्योंकि राजस्थान के भी लाखों मजदूर अलग अलग राज्यों में, ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, अन्य कई राज्यों में हैं जो मजदूरी करते हैं, वहां से फोन कर रहे हैं। तो जो तैयारियां उससे पहले की जानी चाहिए थी शायद प्रॉपर तरीके से। मेरे पास भी लगातार, हमारे और कई साथियों के पास भी लगातार फोन आ रहे हैं रात से ही लोगों के, ये जो फोन लाइन दिया है वो अभी काम ही नहीं कर रहा है, किसी का फोन लग नहीं रहा है। तो एक तो ये है कि राजस्थान के जो मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में प्रवासी हैं, वो भी फोन कर रहे हैं। और जो राजस्थान में अलग अलग राज्यों के और सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल के मजदूर हैं, वो भी लगातार उस पर फोन कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को ये अच्छा कदम है। इससे एक तरीके से जो हम बार बार कह रहे थे कि ये डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा, सर्वे किया जाना चाहिए। ये सर्वे का एक बहुत अच्छा माध्यम है सरकार के पास कि लोग ही अपना फोन दर्ज करके, और फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी होता है, और वहाँ जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं वो यदि उसको एक शीट में बना के रख देंगे तो हमारे पास सत्यता के आधार पे अच्छा डेटा आ जाएगा। क्योंकि कई बार फील्ड में लोग जाते हैं और ऐसे टाइम में जाना, सर्वे करना, सर्वे के लिए जाना, फिर भी लोग छूट जाते हैं। तो ये माध्यम अच्छा है। इसके लिए और व्यवस्थाएं किए जाने की, शायद कितने फोन लाइन वहाँ चल रहे हैं जो ये नंबर दिया है, क्योंकि लाखों फोन आने की जहाँ संभावना है वहाँ आपको सैकड़ों लाइन्स लगा करके उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर भी उसमें कई सारे दिन लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले और दोनों तीनों चीजों के लिए हमारे पास जब ये आंकड़े आ जाएंगे कि किस जिले में, किस स्थान पे, कहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं, अभी सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं, उसके आधार पर लोग कह रहे हैं। लेकिन जैसे ये आ जाएगा तो हमें यदि राहत भी पहुंचानी है, किसी को राशन भी पहुंचाना है, तो वो भी हमारे लिए पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, उनके हिसाब से हम दे सकेंगे। तो ये वाकई में है बहुत अच्छा कदम। बस इसमें अब जो एक तरीके से व्यवहारिक स्तर पर जो कठिनाइयां हैं उनको यदि दूर कर लिया जाए, और बहुत लोगों को, कार्मिकों को इसमें लगाने की आवश्यकता है, कॉल सेंटर टाइप बनाने की आवश्यकता है कि बड़ी तादाद में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोग जगह जगह पे बैठ के और इस काम को करें। मुकेश जी, अगर शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए, लॉकडाउन बढ़ता है 3 तारीख के बाद में भी, अगर ऐसी स्थिति होती है तो शुरुआती तौर पर क्या क्या समस्याएं आप मान के चल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए और जो स्थानीय, फिलहाल जो राजस्थान में जो मजदूर काम कर रहे हैं, दोनों के लिए ये चुनौती भी है और समस्या भी है। तो ऐसे में फिलहाल कौन सी समस्या आप सबसे ज्यादा आगे मान रहे हैं जिसे आने वाले समय के लिए? जी, तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लग रहा है, हम लोग जाके जितने भी लोगों से अभी तक मिले हैं, राहत सामग्री पहुंचाते वक्त या दूसरे जगह जाते वक्त, अभी लोगों को एक उम्मीद बना है कि 3 तारीख को कहीं ना कहीं उनकी एक व्यवस्था, और वो सब तरीके की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जिस भी तरीके से उनको
उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं लोग। 3 तारीख से यदि आगे बढ़ता है किसी भी स्थिति में, तो पता नहीं, हमको तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सड़क पर उतर आए, जैसा पिछली बार मुंबई में हुआ था या सूरत में हुआ था या कहीं अन्य शहरों में भी हुआ होगा। हो सकता है कि वो हम लोग कवर नहीं कर पाए या और कुछ चीजें हुई होंगी, तो क्योंकि उनमें अब ये भय का माहौल, डर का माहौल बन गया है। प्रशासन जयपुर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन सब लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनमें से बहुत कम संख्या में जो मजदूर हैं उन तक ही प्रशासन का राशन या दूसरी चीजें पहुंची हैं। मुकेश जी, अगर मान लीजिए मजदूर पहुंच भी जाते हैं, तमाम जो स्थितियां हैं उनको सुधारते हुए सरकारें सभी मजदूरों को अपने अपने राज्य में मान लीजिए अगर ले भी आती हैं, ऐसे में ये सभी मजदूर वो थे जिनके पास काम नहीं था और मजबूरी में इन्हें अपने अपने राज्यों को, जिलों को, गाँवों को छोड़ना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए अब जीविकोपार्जन का साधन क्या होगा, कैसे आय होगी, क्या यहाँ पे आगे प्लानिंग इसको लेकर बननी चाहिए? क्योंकि अगर आप ले भी आते हैं तो जीवन यापन कैसे होगा इनका? हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो लोग भी सोच रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत लोग बेसिकली इसीलिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक उनमें इतना डर नहीं था, जिसको भयावहता नहीं थी। वो सोच रहे थे कि कुछ चीजें खुलेंगी, हमारे तक कुछ चीजें पहुंचेंगी। और मजदूरों के पास इतना इंतजाम नहीं होता है कि वो 1 महीने या 2 महीने का पैसा नहीं है कि वो सरवाइव कर सके एक ही जगह पे, यदि उनकी आमदनी बिल्कुल नहीं हो। तो अभी एकमात्र ऐसा उपाय बच एक तरीके से, जो पत्रिका टीवी ने पहले भी उठाया था, कि शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले से ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, लेकिन उन सब में उसमें भी अभी 100 दिन के काम की गारंटी है। तो उसको भी बढ़ा करके, क्योंकि अभी तो कई ऐसे परिवार जा रहे हैं जिन्होंने कभी जॉब कार्ड ही नहीं बनाया, वो तो हमेशा से ही कहीं बाहर मजदूरी करते थे, गाँव में तो कभी रहे ही नहीं वो, लेकिन अब तो उनको जाना पड़ रहा है जबरदस्ती। तो जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, योजना है, उसमें भी 100 दिन से केंद्र सरकार को बढ़ा के कम से कम 250 दिन का रोजगार किया जाए। और शहर के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि शहर में मान लीजिए ये तो चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए प्रवासी मजदूर चले गए, लेकिन कच्ची बस्ती के लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल 20 साल से 30 साल से तो यही रह रहे हैं, उनका तो अब कोई गाँव नहीं, उनका गांव तो ये कच्ची बस्तियां ही हैं, कचरा बीनने वाले हैं, 1000 तरह की और चीजें करने वाले लोग हैं। उनके रोजगार के लिए क्या होगा? क्योंकि बाकी का कोई रोजगार, अभी इतने लोगों में इतनी भय हो गया है कि लोगों से मिलना, लोगों से काम कराना, इसको क्या हो जाए। और इसके बारे में मुझे लगता है कि इस बीमारी के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत प्रचार प्रसार ठीक से करने की आवश्यकता है, कि लोग दूरियां रखें, ये सब करें, लेकिन इतना भय भी लोगों में नहीं व्याप्त हो जाए जिससे कि अगले 6 महीने तक लोग काम के लिए ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ जागरूकता भी चाहिए और साथ ही नीतियों के निर्माण की भी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगले जो कुछ महीने हैं वो और ज़्यादा चुनौती यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि पिछले दशकों में जो नहीं हुआ वो इस वक्त हो रहा है पूरे विश्व के अंदर, इसलिए चुनौती बड़ी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप पत्रिका टीवी से जुड़िए और अपनी बात यहाँ पर आपने रखी समझ के द्वारा सभी लोगों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए।